Hi, good morning guys. Myself Dr. चेतन जोशी, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। मैं आज आप लोगों के साथ में बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैं पहले तो आपको सबसे पहले पेपर के बारे में बताना चाहूँगा। पेपर के बारे में बताने के बाद में मैं आप लोगों को जो पेपर थर्ड है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट जो है, बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जूलॉजी में हम लोग 3 पेपर की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 पेपर पढ़ते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर 3 पेपर में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और एक हम लोग बात करते हैं पेपर थर्ड। देखिए पेपर फर्स्ट जो है ये एनिमल डाइवर्सिटी का पेपर है। पहली बात तो जूलॉजी के 3 पेपर होते हैं। टोटल जो मार्क्स हैं पेपर के, अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो 100 का आपका थ्योरी का पेपर होता है और ये थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो आपके 50 नंबर के होते हैं। ऐसे करके टोटल जो आप लोगों का जूलॉजी का पेपर है वो 150 नंबर का हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो 100 नंबर के जो थ्योरी के पेपर हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी का पेपर है। एनिमल डाइवर्सिटी का जो पेपर है, इस पेपर के अंदर यहां पर आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन, 3 खंड ए, बी और सी के बारे में पढ़ना है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये जो पेपर है ये पेपर आपका 33 मार्क्स का पेपर होगा। अब 33 मार्क्स का पेपर होगा तो अब चूंकि हमें जो टोटल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने होते हैं 5। टोटल हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चन करने होते हैं 5 जो क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन के अंदर यदि यहां पर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। और ये जो कंपलसरी जो क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन जो है ये इसमें नो क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों से पूछ लिया कि प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, आप लोगों से जैसे पूछ लिया सिलोम क्या होती है, आप लोगों से पूछ सकते हैं स्यूडोसिलोम का एग्जाम्पल क्या है, आपसे पूछ सकते हैं नेरिज का लार्वा क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है टीनिया सोलियम के कौन कौन से लार्वा हैं, फेशियोला हिपेटिका के कौन से लार्वा होते हैं, एपोलाइसिस क्या होता है, यूटेली क्या होता है। इस तरह के नो कंपलसरी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है और ये 1 वर्ड क्वेश्चन यानी कि नो क्वेश्चन से मिलकर बना होता है। इसमें शॉर्ट जो क्वेश्चन है उनकी संख्या कितनी होती है? 9। उसके अलावा फिर आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और आपका आएगा सेक्शन सी। प्रत्येक सेक्शन के अंदर आपके पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में भी 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चन, आपका सेक्शन सी के अंदर भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से करना पड़ेगा, एक आपको बी से करना पड़ेगा, एक आपको सी से करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? एक तो कंपलसरी था, एक यहां से कर लिया, टोटल 4। अब बचता है आपका एक क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट कहा हुआ रहता है कि प्रत्येक सेक्शन से एक क्वेश्चन करने के बाद में आप लास्ट का जो क्वेश्चन है
वो किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं, या मैं यूं कह दूं कि प्रत्येक सेक्शन से एक सवाल करना है और एक सवाल आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं, उसके लिए आप टोटली फ्री हैं। यानी कि एक आप चाहें तो ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको एडिशनल रूप से वो किसी भी सेक्शन से उठाकर करना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका यहां पर मित्रों ये होगा 6 नंबर का, 666। अब शॉर्ट अगर आंसर क्वेश्चन, जैसे शॉर्ट आंसर आपका 9 नंबर का हो गया, उसके बाद में शॉर्ट नोट भी आते हैं। शॉर्ट नोट में सामान्य रूप से जैसे 3+3 का दे देते हैं, कई बार जैसे 3 शॉर्ट नोट करने हो तो 2+2+2+ का भी हो सकता है। वो तो क्वेश्चन सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना पेपर कैसे फॉर्म करता है, लेकिन करने का अपना तरीका ये होता है। पेपर जो सेकंड है वो पेपर आपका सेकंड जो है वो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पेपर है। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा आपका? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पेपर होगा। थर्ड पेपर जो है वो मित्रों आप लोगों का है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब मजे की बात यह है कि आपका क्वेश्चन पेपर, अगर मैं इसकी बात करूं, पेपर जो सेकंड है ये भी आपका 33 मार्क्स का होगा, लेकिन अब कितने हो गए? 33 + 33 तो 66। अब 33 अगर आप ऐड करो थर्ड में तो 99 हो जाएंगे, लेकिन हमें लास्ट वाला जो फोर्थ पेपर है, ये फोर्थ पेपर हमारा कितने मार्क्स का होगा? ये 34 मार्क्स का होगा। ये पेपर हमारा कितने मार्क्स का होगा? 34 मार्क्स का ये पेपर होगा। कौन सा? पेपर थर्ड। तो पेपर थर्ड जो है वो 34 मार्क्स का होगा। अब हमारा यहां पर ये 34 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से यदि आप लोग देखें, पेपर थर्ड जो है वो आपका कितने मार्क्स का हो गया? 34 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से हमारे यहां पर एनिमल डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पेपर होंगे। क्योंकि ये YouTube चैनल मेरा खुद का है, मैं इसका मेंटर हूं, और आई विल ट्राई बेस्ट ऑन माय लेवल कि मैं आप लोगों को सभी पेपर्स के वीडियो उपलब्ध सीरियल वाइज करूं। मैं आप लोगों का सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट करूंगा वो पेपर मैं आप लोगों का स्टार्ट करूंगा। यहां पर आप ध्यान दे लीजिए, सबसे पहले मैं पेपर थर्ड स्टार्ट करूंगा। मैं पेपर थर्ड की आपको 1 या 2 यूनिट कराने के बाद में फिर मैं दूसरे पेपर के ऊपर आऊंगा। आप क्रमिक रूप से मेरी क्लास को देखिए। मैं आप लोगों के साथ में थ्योरी के साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव स्किल्स को भी साथ में लेकर चलूंगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब्स कीजिए, और साथ में आप लोग अपने मित्र, अपने फ्रेंड सर्किल में ऑल ओवर राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट कीजिए। क्योंकि अब जो क्लासेस आपको रेगुलर रूप से मिलने वाली हैं, उन क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, राज्य सरकार ने बच्चों के हित में ध्यान देते हुए ये निर्देश दिए कि सब शिक्षक अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, स्वयं मेंटर बने और प्रत्येक विद्यार्थी तक उसको शेयर करें, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का लाभ मिल सके। इसलिए आप लाभ उठाना है आपको, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना लाभ उठा पाते हैं। इसलिए आपको रेगुलर रूप से वीडियो मिलेंगे, रेगुलर रूप से आप लोग इनके साथ में जुड़े रहिए। तो मैं आज आप लोगों का पेपर थर्ड का श्री गणेश करता हूँ, ठीक है ना। मां शारदे को याद करते हुए मैं अपना सबसे पहले आप लोगों का पेपर थर्ड, मैं मेरे YouTube चैनल पर आज मेरा पहला वीडियो अपलोड होगा, इसलिए आप लोग क्रमिक रूप से देखना। इसके अलावा मैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का हो या चाहे आपका इसका रिट एग्जामिनेशन का हो, इनके भी वीडियोज आप लोगों को लगातार YouTube चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो आप लोग चलते हैं हम लोग सबसे आगे। तो देखिए, हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग जूलॉजी का थर्ड पेपर, जिसको आप लोग बोलते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। देखिए, अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना हो तो इसके लिए हम लोग कौन सी बुक रिकमेंडेशन करें?
देखिए रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है, इसके अंदर रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक को भी हम रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें क्या नाम है डॉक्टर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उसमें डॉक्टर घनश्याम कच्छावा की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप लोग विद्यार्थी उसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूसली जो आप लोगों को क्लास मिलेंगी उन क्लास से भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा यदि आप किसी अच्छी रेफरेंसेस बुक पर जाना चाहें तो आप लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय गिलबर्ट, आप गिलबर्ट को ले सकते हैं। आपको मैं गिलबर्ट का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जिससे आप लोगों को इजी रहेगा, क्योंकि वो बुक्स कॉस्टली आती है, खरीदना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आपको वो बुक्स मैं आप लोगों को पीडीएफ के रूप में शेयर कर दूंगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करेंगे। देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एम्ब्रियोलॉजी की। अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें कि भाई एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो यहां पर देखिए दो चीजें आती हैं, एक तो आता है साहब एम्ब्रियो और एक वर्ड आता है लॉजी। देखिए एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, लॉजी का मतलब है टू स्टडी अध्ययन करना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। तो देखिए एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर थे, एम्ब्रियोलॉजी के फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, अगर मैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात करूं तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन थे, तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो यहां पर एरिस्टोटल का नाम आता है, यहां पर अरस्तु का नाम आता है, अरस्तु अंग्रेजी में एरिस्टोटल। ये याद रखना, एक बार रेलवे की परीक्षा में पूछ लिया कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु लिखा हुआ नहीं आया, हिंदी मीडियम में एरिस्टोटल लिख दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरस्तु तो नहीं आया, एरिस्टोटल कौन है, तो याद रखिए अरस्तु को ही एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, अरस्तु। इसी तरह से हम लोग यहां पर याद रख सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो वॉन बेयर। देखिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वॉन बियर भी बोल देते हैं, बेयर भी बोल देते हैं, आप लोग प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा, कोई वाज बोलता है, कोई वोज बोलता है, कोई वज बोल देता है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन होता है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कौन है, वॉन बेयर। लेकिन अभी रिसेंटली पहले टाइटल आता था एम्ब्रियोलॉजी, जैसे एक एम्ब्रियोलॉजी की बुक आती है एम्ब्रियोलॉजी बाय बेलेंस्काई, लेकिन अब आजकल ये पैटर्न चेंज कर दिया, एम्ब्रियोलॉजी शब्द के स्थान पर अब वर्ड काम में लेता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो एक्चुअल में ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो वर्ड आया, इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दो चीजें काउंट की कि साहब एम्ब्रियो तो है ही है, हम एम्ब्रियो की स्टडी तो कर ही कर रहे हैं, साथ में हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करेंगे, इट्स डेवलपमेंट, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एम्ब्रियो के साथ साथ उसके परिवर्तन का अध्ययन भी किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यानी एम्ब्रियो की, यहां पर एम्ब्रियोलॉजी में तो कहा एम्ब्रियो का अध्ययन, लेकिन एम्ब्रियो की स्टडी तो कर ली, लेकिन एम्ब्रियो के बाद में, यानी कि यहां पर केवल प्रीनेटल स्टेज की बात की, पोस्ट नेटल स्टेज के बारे में बात नहीं की। लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम प्रीनेटल प्लस पोस्ट नेटल दोनों स्टेज की बात करते हैं। प्रीनेटल का मतलब है कि बर्थ से पहले का डेवलपमेंट, पोस्ट नेटल का मतलब है कि बर्थ के बाद का डेवलपमेंट। तो यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से कैसे चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, चाइल्ड से कैसे एडल्ट बन रहा है, उस पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, किसके अंदर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर करेंगे। आगे बात करते हैं, आगे बात करें हम लोग यहां पर कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है, इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम लोग बात करते हैं प्री नेटल
डेवलपमेंट, एक बात करेंगे हम लोग किसकी, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की बात करेंगे। एक प्री नेटल डेवलपमेंट, एक बात करेंगे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। देखिए प्री नेटल डेवलपमेंट का मतलब है बिफोर बर्थ, और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट का मतलब है आफ्टर बर्थ। यानी कि जन्म से पहले का डेवलपमेंट किस में आएगा, प्रीनेटल में, और जन्म के बाद का किस में आएगा, पोस्ट नेटल के अंदर आएगा। यानी कि पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के अंदर बातचीत करेंगे। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर प्रीनेटल, और एक हम लोग किसकी बात करते हैं, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की। जब हम लोग यहां पर प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो प्री नेटल डेवलपमेंट में बताएंगे कि जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व कह दीजिए, या मैं कहूं तो प्रसव से पूर्व। यहां पर जो भी बात करेंगे वो किसके बाद में बात करेंगे, प्रसव के पश्चात, कि प्रसव के पश्चात क्या क्या चेंजेज आते हैं, उन सब की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। आगे बात करते हैं। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हमें समझना है तो पहले हमें रिप्रोडक्शन समझना पड़ेगा। अगर हम लोग यहां पर बात करें रिप्रोडक्शन की, अगर हम लोग यहां पर रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन जो है मित्रों दो प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं। एक रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हम लोग किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एक हम लोग क्या पढ़ते हैं यहां पर, हम लोग बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की बात करते हैं। एक हम लोग किसकी बात करते हैं, लैंगिक जनन की बात करते हैं। यानी अलैंगिक जनन, और एक किसकी बात करेंगे, लैंगिक जनन की बात करेंगे। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग क्या याद रख सकते हैं, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में यहां पर याद रखेंगे केवल एक जनक या पेरेंट भाग लेता है, इसमें केवल एक जनक भाग लेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पर याद रखेंगे नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। दूसरी जो बात याद रखनी है, नो मियोसिस, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, केवल एक जनक भाग लेगा, यहां पर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, ना ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। फिर होता क्या है, यानी एक जनक का कोई भी भाग, किसी भी जनक का कोई भी भाग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले सकता है। तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं, अब कोई भी भाग, अब मैं कोई भी भाग की बात करूं तो यहां पर मैं बात करूंगा कि जीव का कोई भी भाग, यानी कि एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव का कोई भी भाग, कोई भी भाग, और इस भाग को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टेमा। क्या बोलेंगे इसको, ब्लास्टेमा। क्या कहेंगे, ब्लास्टेमा। यानी जीव का कोई भी भाग
वो यहां पर क्या कहलाएगा साहब, ब्लास्टेमा कहलाएगा। और ये जो भाग है वो यहां पर किस में भाग लेगा, इसके अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे, यहां पर अगर मैं कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और एर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यहां पर आप लोग बताएंगे, यहां पर आप लोग बताएंगे किसका निर्माण होगा, ब्लास्टोजोइड्स का निर्माण होगा। और ये ब्लास्टोजोइड्स आगे चलकर जीव या ऑर्गेनिज्म बनाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहूं कि जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, मान लीजिए ये क्या बनाया मैंने, हाइड्रा। हाइड्रा का कोई भी पार्ट पूरा हाइड्रा बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो ये एक जीव हो गया, इस जीव का ये जो छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट को ही मैं यहां पर क्या कहूंगा, ब्लास्टेमा कहूंगा। और ये ब्लास्टेमा जो है वो रिप्रोड्यूस होगा, अलैंगिक जनन करेगा और क्या बनाएगा मित्रों, ब्लास्टोजोइड्स बनाएगा। तो देखिए ब्लास्टेमा से ब्लास्टोजोइड्स का निर्माण होगा। कौन सा रिप्रोडक्शन है ये आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इस मैकेनिज्म को आप क्या बोलते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको, ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका, ब्लास्टोजेनेसिस कहलाता है। तो ब्लास्टोजेनेसिस की क्रिया यानी ब्लास्टेमा से ब्लास्टोजोइड्स का बनना, ये ब्लास्टोजोइड्स आगे चलकर जीव बनाएगा। अब यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट बात और यहां पर निकल कर आती है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि नो जेनेटिक वेरिएशंस, यहां पर किसी प्रकार का कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, नो जेनेटिक वेरिएशन। यहां पर आनुवंशिक विभिन्नताएं भी नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब नो जेनेटिक वेरिएशन, यहां पर कोई आनुवंशिक विभिन्नताएं देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि नो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर आपका मियोसिस भी नहीं है। तो अगर मियोसिस नहीं होगा तो यहां पर वेरिएशंस भी नहीं आएंगे। अब हम लोग चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को बिल्कुल सिंपल वे में समझना है कि यहां पर दो जनक भाग लेंगे। दो जनक में कौन कौन, एक तो मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल। एक तो नर और एक क्या होगी, मादा। दो जनक भाग लेंगे, दो होगा मेल और एक क्या होगा, फीमेल। यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर गैमेट्स का निर्माण होगा, यहां पर गैमेट्स का निर्माण होगा। और यदि गैमेट्स का निर्माण होता है तो यहां पर समझ जाइए मियोसिस होगा। यहां पर मियोसिस उपस्थित है, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। और यदि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो याद रखिए यहां पर जेनेटिक वेरिएशन भी आएंगे, यानी आनुवंशिक विभिन्नताएं जीवों में उत्पन्न होंगी। यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं आएंगी। यहां पर बनने वाला जीव हूबहू अपने जनक, अपने पेरेंट्स के जैसे होगा, लेकिन यहां पर बनने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो जीव बनेंगे वो गैमेट्स के कारण बनते हैं। और गैमेट्स के अंदर चूंकि आनुवंशिक विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के कारण आती हैं और वेरिएशन आने के कारण यहां पर बनने वाला
वाला जीव हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा, उसमें जेनेटिक वेरिएशन आएंगे। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर जीव का कोई भी भाग जो कि ब्लास्टेमा कहलाता है वो ब्लास्टोजोइड्स बनाता है, और यहाँ पर जितने भी डिवीजन होंगे वो सारे के सारे माइटोसिस होंगे। और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात की, दो जनक भाग लेंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस होगा और जेनेटिक वेरिएशन होगा। यदि हम इसको समझे कि देखिए एक तो मेल है और एक आपका फीमेल, यानी मेल एक है फीमेल। मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन के रूप में क्या देखने को मिलते हैं? टेस्टिस। फीमेल में सेक्स ऑर्गन के रूप में क्या देखने को मिलते हैं? ओवरी। अब ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी? यहां पर अगर आप लोग देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। अगर आप लोग यहां पर देखें तो कौन सी क्रिया होगी? यहां पर टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जब टेस्टिस के अंदर होगी तो यहां पर मित्रों किसका निर्माण होगा? यहां पर आप लोग बताएंगे स्पर्म बनेगा। स्पर्म जिसको आप लोग मेल गैमिट भी कहते हैं, नर युग्मक भी कहते हैं। और इसी तरह से यदि मैं फीमेल की बात करूं तो ओवरी के अंदर oogenesis की क्रिया होगी, अंड जनन की क्रिया होगी। और इस दौरान यहां पर जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? मियोसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से जब स्पर्म बनेंगे तब भी मियोसिस होगा, और ओवरी में oogenesis की क्रिया के द्वारा यहां पर किसका निर्माण होगा? ओवम। और ओवम को आप लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। तो यहां पर स्पर्म और ओवम मिलकर यहां पर जाइगोट बनाते हैं, और इस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इस एम्ब्रियो को oozoids के नाम से जानते हैं। ये एम्ब्रियो क्या कहलाएगा? oozoids। तो ये जो oozoids जो बनेगा वो किसके कारण बनेगा? फर्टिलाइजेशन के कारण बनेगा। यहां पर निषेचन होगा, और यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो सिंपल सी बात है यहां पर जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, आनुवंशिक विभिन्नताएं भी डेवलप होंगी। ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग काम में लेंगे किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूं ओवरऑल डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो बेसिक कंसेप्ट है, कि वो कंसेप्ट भाई हम यूनिट वाइज क्या क्या चीजें कैसे कैसे डिस्कस करेंगे। तो मैं सिक्वेंशियली आप लोगों को किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सावधानी के साथ में आपको समझिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, यहां से आपका एक पूरा बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, और ये पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक ओवरव्यू है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करें, एक होता है मेल, ये हमने ले लिया मेल। एक होती है फीमेल, ये साफ फीमेल, नर, और एक क्या ले लिया? मादा। मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन अगर हम लोग देखें तो मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस। फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन के रूप में क्या पाए जाते हैं? ओवरी। अब ये जो टेस्टिस है, इन टेस्टिस के अंदर अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात किया कि यहां पर टेस्टिस के अंदर आप लोग यहां पर बताएंगे
जेनेसिस की क्रिया होगी, शुक्राणु जनन की क्रिया होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु की क्रिया होगी, जबकि ओवरी के अंदर आप लोग बताएंगे oogenesis की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? oogenesis की क्रिया होगी। oogenesis की क्रिया, और टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी तो टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण होगा मित्रों? स्पर्म का निर्माण होगा। और ओवरी के अंदर किसका निर्माण होगा? ओवम का निर्माण होगा। यानी शुक्राणु और क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे। अब यहां पर चूंकि हम लोग सब जानते हैं कि जब टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी स्पर्म बनेगा, जब ओवरी में ओवम बनता है, oogenesis होता है, तो यहां पर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। यहां पर यदि हम लोग देखें, ये तो स्पर्म हो गया, ये यहां पर ओवम हो गया, स्पर्म भी हैप्लॉइड, ओवम भी हैप्लॉइड। अब इन दोनों के अंदर यहां पर यदि हम लोग बात करें तो इन दोनों के अंदर यहां पर कौन सी क्रिया होगी? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कह दीजिए या आप कह दीजिए सिनगेमी होगी। इसी को आप लोग कह सकते हैं एम्फीमिक्सिस होगा। और फर्टिलाइजेशन के कारण ही यहां पर जेनेटिक वेरिएशन डेवलप हो जाएंगे, यानी कि स्पर्म और ओवम, यानी N+N यहां पर 2N का फॉर्मेशन होगा। यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये जो जाइगोट यहां पर बनता है, ये जाइगोट जो है वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। स्पर्म N, ओवम N, N+N इक्वल टू क्या बनेगा? 2N बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये जो बनने वाला जाइगोट है मित्रों, ये कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर होता है, एक कोशिकीय संरचना है। आप लोग याद रखिए, किसी भी जीव का निर्माण एक कोशिकीय संरचना से प्रारंभ होता है और उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा फॉर्मेशन भी एक कोशिकीय संरचना जाइगोट से हुआ है, आपका निर्माण भी एक कोशिकीय संरचना जाइगोट से हुआ है। जैसे सबसे बड़ा यदि हम एनिमल बात करें, अगर स्थल पर बात करें, यदि टेरिस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो हाथी, तो हाथी का निर्माण भी जो लोक्सोडोंटा की जैसे हम बात करते हैं अफ्रीकन हाथी की, उसका निर्माण भी एक सिंगल सेल जाइगोट से हुआ है। ऐसे मच्छर है, मच्छर छोटा है लेकिन उसका निर्माण भी जाइगोट से हुआ है, सिंगल सेल से। इसी प्रकार से ब्लू व्हेल का निर्माण भी सिंगल सेल से हुआ है। आपके पहले जो डायनासोर थे उनका निर्माण भी एक सिंगल सेल यानी कि जाइगोट से हुआ है। तो याद रखिए कि क्या नाम है? जाइगोट जो है वो एक टोटीपोटेंट सेल है। ये एक प्रकार की पूर्ण सख्त कोशिका है जो संपूर्ण जीव का निर्माण करने में सक्षम है। और जाइगोट जो है वो हमेशा कैसा होगा? यहां पर डिप्लॉइड होगा, यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें तो ये जो युग्मनज है, इस युग्मनज के अंदर अब आप लोग यहां पर बताएंगे इसके अंदर क्या होगा? क्लीवेज होगा। इसके अंदर यहां पर क्या होगा मित्रों? इसके अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज कह दीजिए या इसी को कहते हैं हम विदलन। यहां पर
सिंक्रोनाइजेशनल माइटोटिक डिवीजन होंगे। यहां पर कौन सा डिवीजन होगा मित्रों? माइटोसिस होगा। यहां पर समसूत्री विभाजन होगा। गुणसूत्रों की संख्या यहां पर समान बनी रहेगी। जबकि मियोसिस हुआ था तो यहां पर ये टेस्टिस, ये भी आपका डिप्लॉइड था, ये भी आपका डिप्लॉइड था, और यहां पर हैप्लॉइड स्पर्म और ओवम बनना, यानी कि मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या क्या हुई थी? आधी। तो यहां पर जो विदलन है, विदलन के कारण आप लोग यहां पर बताएंगे कि युग्मनज में विदलन की क्रिया होने से, यहां पर युग्मनज में क्या होगा? विदलन होगा। विदलन होने के कारण आप लोग यहां पर बताएंगे कि क्लीवेज होने के कारण यहां पर क्या नाम है, किसका निर्माण होगा? यहां पर आपका पहले एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो पहले यहां पर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है। एक यहां पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा मित्रों? एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है। सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठोस संरचना है, एक बात। लेकिन यहां पर ये कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? ये बहुकोशिकीय होता है, सॉलिड है, मल्टी सेलुलर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं कहूं मोरस अल्बा, मोरस अल्बा किसको कहते हैं? सहतूत को। सहतूत के जैसी संरचना नजर आती है। सहतूत आप सबने खाए होंगे। सहतूत के अंदर छोटे 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 उसके फ्रूट्स के ऊपर जो दाने दिखाई देते हैं, या मैं कहूं एक सीताफल आता है। सीताफल जो फ्रूट्स है अगर उसको देखें, लेकिन ये जो मोरूला शब्द है वो मोरस अल्बा से लिया गया है, ठीक है ना। तो अगर आप सीताफल को भी देखें तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बना हुआ है, जैसे क्या हुआ आपका, इसे आप लोग क्या बोलेंगे? मोरूला। तो ये क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। तो एक कोशिकीय युग्मनज से एक ठोस संरचना का निर्माण होता है। इस ठोस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरूला कहते हैं। और यहां पर आप लोग बताएंगे ये जो मोरूला बनता है वो किसके द्वारा बनेगा? क्लीवेज के द्वारा। तो यहां पर एक सिंगल सेल छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई, मतलब यहां पर छोटे छोटे क्या बन गए? सेगमेंट। इसीलिए क्लीवेज को हम लोग सेगमेंटेशन भी कहते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब खंडी भवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खंडी भवन भी कहते हैं। क्योंकि एक सेल से अनेक सेल बन गई, सिंगल सेल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो सेल का फॉर्मेशन हुआ है तो इसे हम सेल्यूलेशन भी कहते हैं। सेल्यूलेशन का मतलब आप लोग कह सकते हैं कोशिका भवन। यहां पर आप लोग कह सकते हैं कोशिका भवन। यहां पर आप लोग कहेंगे कोशिका भवन, या अगर आप लोग बात करें सेल्यूलेशन कह दीजिए, या इसको आप लोग कोशिका भवन भी कह सकते हैं। तो मित्रों क्लीवेज विदलन कह दो, क्लीवेज को आप लोग क्या बोलते हैं? विदलन, या सेगमेंटेशन खंडी भवन, या सेल्यूलेशन कोशिका भवन, एक ही बात है। तो एक कोशिकीय युग्मनज में लगातार सतत रूप से समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक ठोस रचना बनी जो कि मल्टी सेलुलर होती है। इसको मोरूला कहते हैं। मोरूला बनने की प्रक्रिया को मोरूलेशन कहते हैं। हिंदी में इसको आप लोग बोलेंगे तूतक भवन। और आपका जो मोरूला है इसको हिंदी में कहते हैं तूतक। आप चाहें तो बाकी मोरूला शब्द याद रखना आप लोगों के लिए ज्यादा उचित रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा कि मोरूला हम लोग इसको याद रखें। अब बात करते हैं हम लोग कि यहां पर आपका सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया मल्टी सेलुलर। अब ये जो स्ट्रक्चर है आगे चल के ये एक खोखली रचना में परिवर्तित हो जाएगा। आगे चलकर ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? एक
खोखली रचना में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो खोखली जो रचना यहां पर बनती है, अगर मैं इस रचना की बात करूं कि ये एक खोखली रचना के अंदर परिवर्तित होगा, तो यहां पर आप लोग यदि देखें तो ये कोशिका के छोटे छोटे सेगमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये सेल के जो छोटे छोटे जो सेगमेंट देखने को आपको यहां पर मिल रहे हैं, कोशिका के इन छोटे छोटे सेगमेंट को, कोशिका के इन छोटे छोटे जो ये इस तरह के जो सेगमेंट हमने यहाँ पर बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, ये जो सेगमेंट हैं, इन सेगमेंट को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। कोशिका के ये जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं, इन सेगमेंट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। और यहाँ पर यदि आप लोग देखें तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं, इन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग कहेंगे ब्लास्टोमियर्स, यानी कि कोरक खंड कह सकते हैं, कोरक खंड। और इसमें एक कैविटी दिखाई देती है, इस कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसील। क्या कहेंगे मित्रों, इसको ब्लास्टोसील कहेंगे। और ये ब्लास्टोमियर एक लेयर में अरेंज होकर यहां पर एक लेयर बना देते हैं, इसको बोलेंगे ब्लास्टोडर्म। तो देखिए, एक कोशिकीय जाइगोट से यहां पर एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है। लेकिन ये बनने वाली जो बहुकोशिकीय संरचना है, ये संरचना कैसी होती है, होलो होती है, ये खोखली होती है। खोखली तो है, लेकिन ये कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। होलो है, मल्टी सेलुलर है, खोखली है। इस संरचना को, ये जो मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर बना है, इस संरचना को हम लोग यहां पर क्या नाम देते हैं, इसी संरचना को हम लोग मित्रों यहां पर क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं ब्लास्टूला। ये जो ब्लास्टूला है, जिसको आप लोग कोरक भी कहते हैं, कोरक का निर्माण किससे हुआ, जाइगोट से। तो जाइगोट से ब्लास्टूला बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टूलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ब्लास्टूलेशन। तो एक कोशिकीय युग्मनज से क्लीवेज, जो कि माइटोसिस के द्वारा होगा, के द्वारा यहां पर एक खोखली रचना बनती है, जो कि बहुकोशिकीय होती है। इस रचना को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, ब्लास्टूला कहते हैं। तो जाइगोट से ब्लास्टूला बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, ब्लास्टूलेशन कहलाएगी। तो हमने क्या देखा, सिंगल सेल युग्मनज था, उससे हमने एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना ली। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर अगर ये सॉलिड है तो इसको हमने मोरूला कह दिया, मोरूलेशन। जब अब ये मोरूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रकार से ब्लास्टूला में, तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, खोखली। यहां पर ब्लास्टोसील बन जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि यहां पर यूनिसेलुलर है, कोई लेयर नहीं है, लेकिन यहां पर एक लेयर बन गई। ब्लास्टोमियर जो छोटे छोटे खंड बने थे कोशिका के, उनको जिनको हमने ब्लास्टोमियर्स कहा था, ये ब्लास्टोमियर्स मिलकर यहां पर किसका निर्माण करते हैं, ब्लास्टोडर्म का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी आपके साथ में बात करने वाला हूं कि ब्लास्टूला से गैस्टूला का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम लोग यहां पर करें, जैसे हमने देखा ये कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड है, मल्टी
सेलुलर है और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, ब्लास्टुला। इस स्ट्रक्चर को हमने यहां पर क्या नाम दिया है, इसको हमने कहा है यहां पर ब्लास्टुला। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा है, ब्लास्टुला। तो यहां पर अब ये जो ब्लास्टुला है, यानी कि जाइगोट से ब्लास्टुला बना, इस ब्लास्टुला के अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये ब्लास्टोमियर्स विशिष्ट स्थानों की ओर गति करेंगे। तो यहां पर सेल का मूवमेंट देखने को मिलेगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वो कौन सी स्टेज है जिसमें सेल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती हैं, कोशिकाएं गति करती हैं? तो ये गतियां गैस्ट्रुलेशन के दौरान होती हैं। तो ब्लास्टोमियर्स का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम लोग यहां पर कहेंगे मोर्फो जेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स यानी कि संरचना विकास गतियां, या इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव मूवमेंट्स, जिसको आप लोग बोलेंगे निर्माणकारी गतियां। संरचना विकास गतियां कह दीजिए या निर्माणकारी गतियां कह दीजिए। इन निर्माणकारी गतियों के परिणाम स्वरूप, तो यहां पर इस ब्लास्टुला में संरचना विकास गतियां या निर्माणकारी गतियां होती हैं, और इन निर्माणकारी गतियों के परिणाम स्वरूप यहां पर एक मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यहां पर एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। ये जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक बहुकोशिकीय संरचना या मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का जो निर्माण होगा, इस संरचना को हम लोग यहां पर गैस्ट्रुला कहते हैं। तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की क्रिया यहां पर आप लोग बताएंगे, इस क्रिया को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। यहां पर जो सिंगल लेयर्ड था, वो सिंगल लेयर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर जो ब्लास्टोसील थी, यहां पर आप लोगों ने देखा था ये जो कैविटी थी, इस कैविटी को आपने क्या कहा था, ब्लास्टोसील। ये आपके यहां पर क्या थे, अगर हम इनकी बात करें तो ये ब्लास्टोमियर्स थे। लेयर का नाम आपने क्या दिया था, ब्लास्टोडर्म कहा था। अब ये जो यहां पर ब्लास्टोसील थी, ये ब्लास्टोसील जैसे ब्लास्टोमियर moves towards the specific region to form a multi-layered structure called as gastrula, और ये जो गैस्ट्रुला यहां पर बनता है, यहां पर एक पोर बना, इस पोर को तो कहेंगे ब्लास्टोपोर, और ब्लास्टोसील के स्थान पर एक कैविटी बनती है, इस कैविटी को बोलते हैं आर्केंट्रोन कैविटी। इस आर्केंट्रोन कैविटी को हम लोग गैस्ट्रुलर
कैविटी भी कहते हैं। और यहां पर अगर आप लोग देखें तो बाहर वाली लेयर एपिब्लास्ट, अंदर वाली जो लेयर है वो हाइपोब्लास्ट। और यहां पर कैविटी कौन सी बन गई? ब्लास्टोसील के स्थान पर आर्केंट्रोन। जब ब्लास्टुला से गैस्टुला बनता है तो गैस्टुला के अंदर ब्लास्टोसील के स्थान पर एक तो आर्केंट्रोन कैविटी बनेगी। तो गैस्टुला के क्या क्या करैक्टर हो गए? एक तो जहां से ब्लास्टोमेयर अंदर जाएंगे वहां पर एक पोर बनेगा, उसको ब्लास्टोपोर कह देंगे। यहां पर जो सिंगल लेयर था वो मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया और यहां पर आर्केंट्रोन कैविटी बन गई। अब ये जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बने, ये आगे चलकर 3 प्राइमरी जर्म लेयर का निर्माण करते हैं। 3 प्राइमरी जर्म लेयर। कौन कौन सी प्राइमरी जर्म लेयर बनेंगी? यदि मैं यहां पर इन प्राइमरी जर्म लेयर की बात करूं तो 3 प्राइमरी जर्म लेयर बनेंगी। कौन कौन सी? एक बनेगी एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम, एक बनेगी एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम और एक बनेगी एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम। इसका मतलब ये हुआ कि ये एपिब्लास्ट आगे चलकर एक्टोड्रम बनाएगी, हाइपोब्लास्ट आगे चलकर मीजोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण करेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 जर्म लेयर बनेंगी और ये जो जर्म लेयर है आगे डिसाइड करेंगी कि कौन सी जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन डेवलप होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे की बात। थैंक यू।